आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। We bring you all a podcast series on STEM popularization, that is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। इमेजिन कीजिए आप जमीन पर बैठे हैं लेकिन देख पा रहे हैं चंद्रमा की सरफेस, मार्स के डस्ट स्टॉर्म्स और एक एस्टेरॉइड के स्पिन को, वो भी रियल टाइम में। क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस न्यू एज में रिमोट सेंसिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें स्पेस रिसर्च में बहुत ज्यादा मदद करता है। हजारों किलोमीटर दूर से भी हम चीजों को समझ और इंटरप्रेट कर सकते हैं इन सेंसर्स की मदद से। इन्हीं के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे एरीज यानी आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्यरत डॉक्टर आशीष कुमार के साथ। सबसे पहले जानेंगे एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्यरत डॉक्टर आशीष कुमार के बारे में। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है। मैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में 2007 से एज एन इंजीनियर के पोस्ट पर हूँ और जो मेरा जो एरिया है, वर्किंग एरिया है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और एटमॉस्फेरिक रिसर्च फैसिलिटीज़ में जैसे कि लाइडार हो गया, राडार और भी बहुत सारे रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में मेरा योगदान रहा है। और इसके अलावा अभी 2020 से मैं कंप्यूटर डिवीज़न को एज इंचार्ज मैनेज कर रहा हूँ। अब सर से जानेंगे उनके वर्तमान एरिया ऑफ रिसर्च के बारे में। प्रेजेंटली अभी मैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ मिस इंस्टीट्यूट के वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए, जिसके लिए मैं पाइथन बेस्ड ERP डेवलप कर रहे हैं हम। और इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमने अपने डेटा सेंटर हल्द्वानी में सेटअप किया। और इसके अलावा कुछ हम IoT बेस्ड रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंटेशन हम डेवलप कर रहे हैं इन हाउस। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे क्रेडिट में अभी तक मैंने 45 रिसर्च पेपर्स, जो कि बोथ इंजीनियरिंग एज वेल एज साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं, जो कि आपके पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और इसके अलावा मैंने अपने कार्यकाल में करीब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्रोजेक्ट में और उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में मैंने वो किया हुआ है, एज अ गाइड की तरह में रोल किया है। और जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि जो सेटअप हमने किया है HPC सुपर कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं, तो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ आज के डेट में जो मैसिव डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, जो हमें पैरेलल कंप्यूटिंग करता है का सुविधा प्रदान करता है। और बाकी जैसे जो भी मैं रिसर्च पेपर्स की बात कर रहा हूँ, वो पेपर्स मीन्स हमने लार्ज कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस में लाने के लिए हमने वो चीज़ पब्लिश किया हुआ है। उनका एरिया ऑफ रिसर्च स्टेम और आम आदमी के लिए किस प्रकार संबंधित है, आइए अब ये सुनते हैं। देखिए, भारत का एक अपना अलग वो है। जैसे यहाँ पर भारत में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी क्षेत्र है, आपको उसमें अभी
आज के समय में उसमें कंट्रीब्यूट करना आवश्यक है, ताकि लोग हर एक क्षेत्र में जागरूक रहें। ऐसा भी नहीं हो कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में जान रहा है, बाकी दूसरे वर्ग में वो अनजान है। तो आज के डेट में जैसा हमारे संस्थान में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस में आपका एटमॉस्फेरिक से लेकर एस्ट्रोनॉमी से और आपका कोर इंजीनियरिंग, ये तीनों क्षेत्रों में योगदान में हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है आज के डेट में मीन्स भारतवर्ष के लिए। अब सर से जानेंगे उनके एरिया ऑफ रिसर्च में भारत कहाँ पर स्टैंड करता है और कौन कौन से देश उसके कंटेम्प्रेरी हैं। देखिए, अगर हम स्टैंड की बात करें तो भारत अच्छे स्टैंड पर है। भारत की भूमिका जैसे क्लाइमेट चेंज में भी अहम रही है, जो कि हमारे लिए जो कि विश्व के लिए एक वो चिंता का विषय है। अवेयर लोग उसमें जागरूक रहें। तो क्लाइमेट चेंज और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी भारत का अहम वो है। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, आपका 4 मीटर ILMT टेलीस्कोप फैसिलिटी है। ये सारे हमारे लिए मतलब एक भारत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में मदद कर रही है। भारतीय उद्योग उनके इस रिसर्च से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, आइए अब ये सुनते हैं। हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी और बाकी एटमॉस्फेरिक एंड एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में। तो भारत, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो भारत में सेमीकंडक्टर चिप का वो फैसिलिटी वैसा नहीं है। तो लेकिन अभी जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, तो उससे काफ़ी लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं। और हम भी इन हाउस काफ़ी सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए एज वेल एज साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम उसे यूज कर सकते, वो हम इन हाउस भी डेवलप कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो हम अपने तक ही रख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं हम उन्हें बताते हैं, हम उन्हें एजुकेट करते हैं, ताकि वो फर्दर इसमें एनहांसमेंट ला सके। सर से अब जानेंगे ये डेटाबेस किस प्रकार फर्दर रिसर्चेज में हेल्पफुल है। हाँ, देखिए, एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी का डेटा जो है वो आपका मैसिव होता है, ठीक है, और उसके लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। तो हमने एज अ कंप्यूटर डिवीज़न एरीज में हमारे यहाँ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, जो कि पैरेलल जॉब्स रन करते हैं, प्लस बहुत सारे CPUs एज वेल एज GPU, जो कि जिसमें आपका रैम भी बहुत ही ज़्यादा है। तो डेटा क्रंचिंग एप्लीकेशंस के लिए, पाइपलाइन एप्लीकेशंस के लिए ये काफ़ी सक्षम है हमारे यहाँ के जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेस है। तो उससे एस्ट्रोनॉमी एज वेल एज जो भी सैटेलाइट बेस्ड डेटा सेट्स है उसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और एज वेल एज वैज्ञानिक काफ़ी सही से हैंडल कर सकते। अब हम जानेंगे सर के पूर्व, वर्तमान और फ्यूचर रिसर्च के बारे में। मेरा पहले का रिसर्च एरिया था रिमोट सेंसिंग, टोटली रिमोट सेंसिंग था, जिसमें मैंने राडार, लाइडार एज वेल एज कोई सैटेलाइट बेस्ड डेटा सेट्स एनालाइज कर हिमालयन रीजन के जो फुटहिल्स हैं उसमें आपके एरोजोल्स एज वेल एज क्लाउड का कैरेक्टराइजेशन किया था। तो ये मेरा मेन रिसर्च एरिया था। उसके बाद फिर मैं ये कंप्यूटर डिवीज़न में, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर मैंने देखा कि नहीं, डेटा वॉल्यूम काफ़ी लार्ज होते हैं और हमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज काफ़ी आगे तक लेके जाना होगा। तो हमने सबसे पहले कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पे ध्यान दिया, जिसके कारणवश आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ हमें सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ भी है, एज वेल एज जो भी इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस को इजीली हैंडल करने के लिए GPU का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो भी हमारे पास है। तो ये सारे चीज़ हमने किए हैं डेवलप। सर ने अब तक कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, आइए अब ये जानते हैं। हाँ, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स मीन्स आपको मैं बताना चाहूँगा, वो चीज़ बेसिकली हमने कुछ कोडिंग हमने डेवलप किया था, जो पल्स को कंप्रेस करने के लिए मीन्स ये किया था। तो उसमें मैंने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप डेवलप मीन्स निकाला, जिससे आप कितने भी बिट के आप कोड्स आप जनरेट कर सकते हो यूजिंग दैट एम्पिरिकल रिलेशनशिप। पब्लिक आउटरीच एंड साइंस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के लिए क्या कहा डॉक्टर आशीष कुमार ने, आइए अब ये सुनते हैं। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो पब्लिक आउटरीच जो है, इसे हमें और बढ़ावा देना चाहिए। पब्लिक आउट में हमें जगह जगह पे कैंपेन वो करना चाहिए, प्लस गांव में जाकर जहाँ पर इंटरनेट अच्छे स्पीड में नहीं, या तो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं, या तो अच्छे स्पीड पे नहीं रहता है, तो वहाँ पर हम एक कुछ जागरूकता अभियान हम स्टार्ट कर सकते हैं।
DST ने जो पॉडकास्ट की अनुमति दी है उसके लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अभी आपने सुना हमारे एक खास कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।